चलो आज हम लोग GS2 के बारे में जो है उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका सिलेबस डिस्कस करने से GS2 में जो मेनली क्या होता है ना कि जो पॉलिटी वाला जो पोर्शन है उसी को ही इंक्लूड किया, जैसे शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली है ना, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसी के अंदर इंक्लूड आते हैं, ठीक है। फिर भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या है, ठीक है। फिर विकास कैसे हुआ, मतलब जो संविधान में कैसे विकास हुआ, कौन कौन से जैसे मीटिंग हुई थी, है ना, मतलब जैसे माउंटबेटन योजना आई, वो सब जब उसके बारे में पूरा तुमको जानना है। फिर विकास कैसे हुआ, है ना, और विशेषताएं क्या है, संशोधन कौन कौन से हैं, पिछली बार संशोधन में क्वेश्चन आया था। महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, बुनियादी स्ट्रक्चर जो 1973 में जो है 73 में, ठीक है, 73 में ध्यान रखना, वो जो है मामला आया था, क्या नाम, केशवानंद भारती मामला, उस पर जो एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। तो कौन कौन बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, जैसे कि गणराज्य, लोकतंत्र, है ना, ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब जो है ये सब हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत इंक्लूड है, ठीक है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। फिर संघ और राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, ये सब जो है उसमें आते हैं। संघीय ढांचे से संबंधित विषय, मतलब संघीय ढांचे से संबंधित कौन कौन से विषय हैं, है ना, जैसे कि आपातकाल, संघीय ढांचे से मतलब एकात्मक ढांचे, संघीय ढांचे में जो जो इंक्लूड आता है, जैसे कि द्विसदनवाद, ये सब संघीय ढांचे के अंतर्गत आता है ना। तो ये संघीय फिर जो है केंद्रीय सूची, राज्य सूची, ये सब संघीय ढांचे का एग्जाम्पल है तरह से। तो ये सब और इनसे संबंधित विषय सूची है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, ये सब जो संघ सूची, ये इसी में आ जाएगा, संघीय ढांचे का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर शक्तियाँ, जैसे कि मतलब पंचायती राज, इस सब में इंक्लूड हो सकता है स्थानीय स्तर पर जो शक्तियाँ, और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ क्या है ना। फिर विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद क्या है, संस्थान क्या है, उन सब के बारे में। संवैधानिक योजनाओं कि अन्य देशों के साथ तुलना, जैसे भाई कोई संवैधानिक योजना है, कुछ लेके आया, जैसे अभी राष्ट्रीय गान में कुछ परिवर्तन हुआ ना, तो वैसे कुछ हो सकता है कि कोई दिक्कत वैसा वाला कोई चीज़ हो, ठीक है, उसी को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। वैसे संवैधानिक योजनाओं तथा अन्य देशों के साथ तुलना के बारे में बात करना है, ठीक है। तो संसद और राज्य विधायिका, संसद के बारे में जानना है, मतलब पार्लियामेंट क्या है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर क्या है ना, इसके बारे में जानना, उसके कार्य क्या है, संचालन क्या है, शक्तियाँ क्या है, विशेष अधिकार क्या है, उत्पन्न होने वाले विषय क्या हैं, जैसे अभी शून्य काल को हटा दिया था या कुछ ऐसे। तो ऐसा जो भी प्रॉब्लम है, इन सब पे डिस्कस करना ही उनका काम है, ठीक है। इस सब पे डिस्कस करना GS के अंदर, GS2 के अंदर, ठीक है। फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो है कार्यपालिका, जैसे कि भाई मंत्रिपरिषद क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या है, राज्य मंत्रिपरिषद क्या है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब जो है। फिर न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में, गठन कैसे होता है, कैसे हटाया जाता है, इन सब के बारे में। सरकार के मंत्रालयों के बारे में, विभाग के बारे में, प्रभावक समूहों के बारे में, औपचारिक एवं अनौपचारिक संघ एवं शासन प्रणाली तथा उनकी भूमिका। कोई भी औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, शासन प्रणाली में इंक्लूड होना, जैसे नीति आयोग हो गया, है ना, कोई भी चीज़ हो सकता है, वो उनको सबको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ठीक है, इन सबको इंक्लूड करते हुए, जैसे कि जनप्रतिनिधि अधिनियम, क्वेश्चन पूछा था जनप्रतिनिधि, है ना, जनप्रतिनिधि 1951 में आया था, इसकी विशेषताएं क्या हैं। फिर विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, है ना, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ क्या है, संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, जैसे कि कौन कौन है बताओ, चुनाव आयोग, है ना, चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखना चुनाव आयोग के बारे में, है ना। वित्त आयोग, ये सब क्या है, ये सब संवैधानिक आयोग है, इन सब के बारे में बात करना है हम लोग को, ठीक है। फिर नीति आयोग नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, इन सब के बारे में। तो इन सब के बारे में बात करना है, इनके कार्य क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, ठीक है। फिर जैसे कि सांविधिक, विनायक एवं विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, जैसे कि NGT है जो है, मतलब एक अर्ध न्यायिक निकाय है ना, जैसे कि इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करना अच्छे से। फिर सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप तथा अभिकलन तथा कार्यान्वयन के लिए उत्पन्न विषय, जो भी मतलब योजनाएं और उससे संबंधित कोई भी नीतियां हैं, मतलब सरकार की नीतियां, उससे संबंधित कोई भी जब नीतियां आती है तो उससे संबंधित भी क्या बोलते हैं, कठिनाइयां भी आती है, या फिर उससे उत्पन्न होने वाली दिक्कतें भी होती है, तो उसके निवारण के बारे में भी हम लोग बात करना है। विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, NGOs के बारे में बात करना है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है SHG, विभिन्न समूहों, संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, इन सब पक्षों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना, ठीक है। फिर आगे आ जाता है केंद्र और राज्यों के द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील
कल्याणकारी, जैसे मान लो कि अल्पवयस्क है या कोई ऐसी जनजाति है जिसके मतलब दिक्कत हो रहा है या उसकी संख्या कम हो रही है, उस संख्या तो उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं, जो अति संवेदनशील वर्ग हैं उनके लिए, है ना, उनके वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए कोई भी निकाय संस्थान कोई भी, जैसे आर्टिकल नंबर 29 जो है 29 या 30, वो ऐसे ही कुछ के बारे में बात करता है। फिर स्वास्थ्य शिक्षा, इन सब से संबंधित जो भी है ना, जैसे कि अभी स्वास्थ्य पे कोई रिपोर्ट आई है ना, कोई रिपोर्ट आई, कोरोना पे कुछ चल रहा है, शिक्षा पे जो नई शिक्षा नीति आई, मानव संसाधन संबंधित, सामाजिक क्षेत्रीय विकास प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख, अभी भी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो है, तो गरीबी है, पॉवर्टी भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान रखना, पॉवर्टी इसी के अंतर्गत इंक्लूड है। शासन व्यवस्था, पारदर्शी, ई गवर्नेंस, इसका क्या अनुप्रयोग है, मॉडल क्या है, सीमाएं क्या है ना। ई गवर्नेंस मतलब जैसे कि सिंपल तुम एक समझ लो कि भाई जैसे कि आज कोई भी फॉर्म जैसे तुम भर दे रहे हो ना, पहले प्रत्यक्षीकरण का जरूरत था, आज तुम सीधे वहीं से घर ही से भर दे रहे हो, तो वो ई गवर्नेंस से संबंधित हो गया, है ना। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भाई पढ़ रहे हो तो दे रहे हो तो उसका भूमिका भी याद रखो, है कि नहीं। पड़ोसी, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन पहले ही बता दिए थे, है ना, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो किसी से भी हो ना, एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फिर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत से संबंधित, भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक, कोई भी समूह हो सकता है, जैसे कि कोई भी, जैसे बिमस्टेक, कोई भी है ना, बिमस्टेक, आसियान, बहुत सारे ग्रुप्स हैं ना, तो जैसे कि ब्रिक्स हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा सा करना है। भारत के हितों, भारतीय परिदृश्यों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव, जैसे अमेरिका, जैसे मान लो H1 वीजा है, उससे क्या मतलब प्रभाव होगा, तो वो सब जो है उन सब की नीतियों के बारे में भी डिस्कस करना है। और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थान जो बता दी पहले, है ना, जैसे चाहिए WTO, WHO, इन सब के बारे में डिस्कस करना है और इससे पूरी जानकारी लेनी है। तो ये टोटल GS2 का सिलेबस है। इतने सिलेबस के अंदर से ही UPSC में पूछा जाएगा, बेनिश्चित रहिए और इसी को एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।